आइए हम 2024 एमपीपीएससी के लिए जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है वो इसको कैसे क्रैक करें, हाउ दे कैन प्रिपेयर फॉर द एमपीपीएससी 2024 successfully. So earlier I discussed MPPSC 2023. For that, how you can prepare for 2023, I already discussed. How could you have prepared? And I think that strategy was very beneficial for you and everyone that got benefited from that strategy. I earlier discussed every part of the MPPSC 2023. Now let us come to discuss the MPPSC 2024. ये 2024 ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पद आए हैं और चूंकि अभी हाल इलेक्शन चल रहा है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, इलेक्शन होने वाले हैं 17 नवंबर जो है, इट इज़ द डेट ऑफ वोटिंग. It is already declared by the Election Commission of India, and now it is expected to be conducted in month of December. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद 1-2 महीने और आगे बढ़ सकती है, जो अभी वर्तमान में परिस्थितियां दिखाई दे रही है. एनीवे, आपको दिसंबर जो डेडलाइन दी गई है उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है. और यहाँ पर इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको मैं ये ब्रीफ एनालिसिस जो है, ये कंप्लीट सिलेबस का ब्रीफ एनालिसिस है ना, फोकस ऑन दैट दिस टू सेंटेंसेस, ब्रीफ एनालिसिस एंड कंप्लीट सिलेबस. सिलेबस हमको कंप्लीट करना है क्योंकि एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आपको कंप्लीट सिलेबस तैयार करना, लेकिन हाउ यू कैन प्रिपेयर इट विद इन दैट स्पेसिफाइड टाइम, दिस टाइम इज वेरी मच लिमिटेड. तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, यही ब्रीफ एनालिसिस में आपको देने की कोशिश करूंगा. प्रीलिम्स, मेंस और ये सब जो पार्ट है, अभी मैं आपको सिर्फ प्री के बारे में बताऊंगा और इसके बाद में जब मेंस आएगा तब मैं आपको बताऊंगा मेंस के लिए कैसे आपको क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए, कैसे इसको आप कर सकते हैं. ये प्री के लिए जो है, आप देखिए यहाँ पर आपको 2 पेपर्स आर देयर और आप इस भुलावे में न रहे कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट आप देखिए यूपीएससी में यही हुआ है कि जो सेकंड पेपर है वहाँ पे इसको सेकंड पेपर जीएससी कहा जाता है, लेकिन इट इज ऑल टुगेदर एप्टीट्यूड. तो ये जो है वहाँ पर इतना टफ आया है कि कई लोगों को इसने इसी एप्टीट्यूड टेस्ट ने बाहर कर दिया, दो इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर. ठीक है, ये मेरिट डिसाइड नहीं करता आपको मेंस. ये जो है आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको ये पेपर जो है, पेपर फर्स्ट, इट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, यही आपका मेन है जिससे आपको, ये तो क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपको ये दोनों के मार्क्स जोड़कर आपकी मेरिट नहीं बनने वाली, मेरिट बनने वाली है इससे. लेकिन ये तभी चेक होगा जब आपका ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ में आप इसमें पास होते हैं, तब जाकर आपका फर्स्ट पेपर ये काम का है. ठीक है, लेकिन आपकी मेरिट इसी से डिसाइड होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी को हमको ध्यान में रखना है. एप्टीट्यूड के बारे में आपको बता दूं, मेरी एक किताब आती है एप्टीट्यूड की, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और मेरी गारंटी है उस जब आप उस किताब को पढ़ेंगे आपको एप्टीट्यूड का जो कम्युनिकेशन स्किल मैंने बताया है, वो उसमें बहुत सारे जो आपके बहुत गंभीरता से संबंधित प्रश्नोत्तर होते हैं, उन सबको मैंने बहुत सारे उसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस का आंसर, हाउ यू कैन लोकेट ए प्रॉपर सॉल्यूशन, प्रॉपर आंसर. तो वो सब स्ट्रेटजी मैंने आप उसमें डिस्कस किए. साथ में उसमें जो भी आपके न्यूमेरिकल्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, इन सब को भी मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है. यहाँ तक कि आप जब आप उसमें देखेंगे तो आपका क्वांटिटी और एप्टीट्यूड जो है वो भी मैंने, रीजनिंग वगैरह, ये सब के फार्मूलेस वगैरह सब मैंने उसमें डिस्क्राइब किए हैं, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं. अब आप देखिए जो फर्स्ट पेपर है उसकी स्ट्रेटजी में यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा. ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है. इस सिलेबस को देखिए आप, इस सिलेबस में 10 टॉपिक्स आर देयर. ठीक है, और इन 10 टॉपिक्स में आप गौर करें, जैसे मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि इन सब 10 टॉपिक्स में मध्य प्रदेश सब दूर, एवरीवेयर यू विल फाइंड, यस, यहाँ पर मध्य प्रदेश. जब आप भारत का इतिहास देखेंगे तो मध्य प्रदेश का इतिहास भी आएगा. ठीक है, मध्य प्रदेश का इतिहास. जब आप ये मध्य प्रदेश का तो स्पेसिफिक उन्होंने एक टॉपिक का नाम ही मध्य प्रदेश का भूगोल है. भारत और विश्व का भूगोल है, भारत और विश्व के भूगोल, भारत के भूगोल में मध्य प्रदेश का भूगोल एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है. जब आप मिनरल्स पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब आप रिवर्स पढ़ेंगे, जब आप प्लेटूस पढ़ेंगे, जो भी फिजिकल डिविजन्स ऑफ देयर ऑफ द इंडिया,
तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पेनिसुलर है वो इट इज एक्सटेंडेड इज एक्सपोंडेड टुवर्ड्स द एमपी आल्सो। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, स्पेसिफिक राज्य की संवैधानिक और अर्थव्यवस्था दोनों को इन्होंने एक टॉपिक में बनाया है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है प्योरली। और ये भारत का संविधान, शासन अर्थव्यवस्था, भारत के संविधान में आपको स्टेट का भी संविधान, स्टेट में क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्या लेजिस्लेटिव बॉडी है, क्या जुडिशियल बॉडी है, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर भी विज्ञान एवं पर्यावरण, मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स है ना, सिरपुर है, भोज वेटलैंड है, ये सब चीजें यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित, सतपुड़ा, बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह, कितने आपके राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, ये अभ्यारण्य है, ये सब भूगोल के भी पार्ट है। और साथ में पर्यावरण से भी इनका जहां जहां तक संबंध होता है, क्यों हमने बनाया पर्यावरण को संरक्षण, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हमने जो है किस तरह से बताया। तो ऑल टुगेदर दे हैव द कंसर्न्स विद द एनवायरनमेंट आल्सो। लेकिन यहाँ पर हमको ज्यादातर जो है रामसर साइट्स वगैरह, वेटलैंड्स वगैरह ये देखना, पक्षी विहार देखना है, पर्यावरण से संबंधित जो भी दूसरे डिजास्टर मैनेजमेंट्स वगैरह है वो भी इसका पार्ट है। अब राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और समसामयिक घटनाएं आपको बता दें, यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो घटना है वो स्पेसिफिकली दी गई है। मध्य प्रदेश के बसने चर्चित व्यक्तित्व वगैरह ये सब दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के जो घटनाक्रम है, जैसे अभी चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ पे चुनाव में कितने नंबर ऑफ सीट्स आर देयर, ये तो ठीक है, क्वालिटी भी कवर करेगी, लेकिन इसमें वोट शेयरिंग कितनी हुई, किसको कितना वोट मिला, ये जैसे ही आपको रिजल्ट आएगा वो आपको ध्यान रखना है, कौन सर्वाधिक मतों से जीता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अगर हरा है तो वो कहां से हरा है, किसने उसको हराया है, ये सब आपको यू मस्ट बी वॉचफुल अबाउट दैट। जैसे जैसे आप अभी से थोड़ा बहुत जो है पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो करेंट्स होता है वो करेंट्स का जो कैंटिलीवर है, जो पिवट है, वो आपका पॉलिटिक्स है। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिक्स से ही आपका इकोनॉमी जुड़ता है, पॉलिटिक्स से आपका कल्चर जुड़ता है, पॉलिटिक्स से आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पूरी राज्य व्यवस्था, वो सब पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द चलती है। तो आप जब उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो इन सब चीजों को भी देखते हैं, किसने क्या कहा। आरबीआई ने अगर कोई अनुमान लगाया है तो आरबीआई ने यह लगाया, उसके ऊपर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोले, ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या बोला, उससे मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है उसका क्या परफॉर्मेंस उसमें इट इज फोरकास्टेड, वो सब चीजें आपको, तो आप जो पॉलिटिकल एरिना है उसके ऊपर आप मस्ट बी वॉचफुल, उसको आप देखते रहिए। खैर, तो ये आपको देखना है, संचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये आपका एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके ऊपर आपको जिस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं थोड़ा सा डेप्थ में जाके आपको तैयारी करने की जरूरत होगी। राष्ट्रीय, प्रादेशिक, संवैधानिक और संवैधानिक व्यवस्था संस्थाएं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी जो बॉडीज आर देयर, वो आपको यहाँ से इससे तैयार करना है, क्योंकि इसमें से 8 से 10 क्वेश्चंस का एक एवरेज बना हुआ है। तो अब आपको मैं यहाँ पे बात कर ले कि वास्तव में जब इसकी बात करेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, तो इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, यहां से आप देखेंगे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 3-4 क्वेश्चंस यहां से डेफिनेटली आते ही आते हैं। या तो पुरस्कार पूछेगा, है ना, पर्व पूछेगा, मेले पूछेगा, संस्कृति से संबंधित ये सब चीजें पूछेगा, ठीक है, कुछ शिल्प वगैरह पूछेगा, जैसे पिछली बार पीपीआर में ये पूछ लिया था उन्होंने, ठीक है, कागज की लुगदी का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो हमारा उज्जैन है, ग्वालियर में भी है वो। तो इस तरह से ये इस तरह के ऐसे डेप्थ वाले क्वेश्चंस आजकल यहाँ से पूछे जाने लगे हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करना पड़ेगी। इतिहास जो है प्राचीन, मध्य और आधुनिक, मध्य प्रदेश का इतिहास, उसको आपको पढ़ना है। मेरे वीडियोस कुछ डले हुए इतिहास के ऊपर, आप देख सकते हैं उसको, मैंने उसमें और भी डिस्क्राइब किया है कैसे आपको स्टडी करना चाहिए। आप भारत का इतिहास जो है उसके बारे में आपको बात बता दें कि भारत का इतिहास, मैं मध्य प्रदेश के ऊपर एक पूरी जो आइडियोलॉजी है, पूरी जो उसकी प्रिपरेशन का जो एक कैप्सूल है वो आपको बताने वाला हूं। पहले आपको ये बता दूं कि जो भारत का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, ये जो पार्ट है आपके, ठीक है, विज्ञान एवं पर्यावरण, ये आप देखिए, और भारत का संविधान। अब आपको आउट ऑफ 10 टॉपिक्स 4 टॉपिक्स को मैंने ये आई सर्कल्ड देम, है ना, आई पुट ए सर्कल ओवर दिस 4 टॉपिक्स। भारत का इतिहास,
ये पूरे 10 टॉपिक्स में से मैं वो टॉपिक्स चुन रहा हूं जिसके ऊपर एक स्ट्रेटजी में अभी आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। भारत का इतिहास, ठीक है, ये देखिए आप, ये भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास को मैं ये 4 टॉपिक्स को मैंने डिस्क्राइब करूंगा। ये 4 टॉपिक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगभग ये चारों टॉपिक्स मिलके अगर 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि सिलेबस जो है उसको बहुत ज्यादा कवर करते हैं, ये बहुत ज्यादा कवर करते हैं। आप देखिए, ये देखिए आप, ये रोल इन सिलेबस आप देखिए। शेष, ये शेष जो है, यहाँ विज्ञान में पर्यावरण को मैं हटा दूं तो ये शेष का जो भाग है 90% पार्ट, ठीक है, ये 90% सिलेबस को कवर करने वाले टॉपिक से सिलेबस के हिसाब से बहुत ज्यादा वास्ट है, इसलिए पढ़ने के हिसाब से ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर चूंकि 30-35 क्वेश्चन है, अगर छूट गए तो आप आ जाएंगे 70-65 पे, वो 65 पे आ गए तो आप सिलेक्शन से बाहर हैं। तो हम कैसे करें इस 90% 80% सिलेबस को कवर? तो वही स्ट्रेटजी में आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं कि इसको कैसे आपको करना है। देखिए, भारत का इतिहास है तो भारत के इतिहास में प्राचीन इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, मध्यकाल, मिडवाइल है और मॉडर्न है। अब आप देखिए, ये प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये 3 जो हैं, इन तीनों के ऊपर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आए हैं। तो यूपीएससी में तो आधुनिक काल से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो ऐसा आप कोई भी कैलकुलेशन, ऐसी कोई फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। कभी किसी को ज्यादा वेटेज मिल गया है, कभी किसी को ज्यादा वेटेज मिल गया है। फिर भी आपको बता दें कि जो आधुनिक है इसमें से पुनर्जागरण जो है, रेनेसां, जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्मेशन, तो ये सोशो रिलीजियस रिलीजन रिफॉर्मेशन, ये जो पार्ट है हमारा आधुनिक इतिहास का, उसको आपको देखना चाहिए। क्योंकि यहां से कोई संस्था, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, परमहंस मंडली की किसने की, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ये पर्सनैलिटी किससे जुड़ी हुई थी, भारत के पुनर्जागरण के जो प्रारंभ करता है जनक है राजा राम मोहन राय, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम होंगे यहां से, ठीक है। तो आपको ये देखना है। और दूसरा जो पुनर्जागरण के बाद में है आपका स्वतंत्रता संघर्ष। अब स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत सारी चीजें हो जाती, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल से। तो फ्रीडम स्ट्रगल से आप देखेंगे कि कोई जो हमारे इसके नेतृत्व करता, लीडरशिप्स जो है, महात्मा गांधी है ना, और जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ऐसे जो वी कैन काउंट नेम ऑन द फिंगर्स, ठीक है। तो वो जो ऐसे 10-12 लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तो ये लोग जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं। अच्छा, अब देखिए आप, इनमें कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो आपके फ्रीडम स्ट्रगल से भी जुड़े हुए हैं और सोशल रिलीजियस रिफॉर्मेशन से भी जुड़े हुए हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर। फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ वो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष, मतलब जो है पिछड़ी दलित जातियों के उत्थान से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, सोशल रिफॉर्मेशन से। इसी तरह से महात्मा गांधी, वो तो बहुत बहुआयामी उनका व्यक्तित्व रहा है, ठीक है। तो उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व भी किया, निर्विवाद नेतृत्व करता थे उस समय वो। और उसके साथ साथ में वो भारत की जो सामाजिक कमजोरी थी, दुर्बलता थी, उस पर भी गहन चिंतन करते थे, विचार व्यक्त करते थे, किताबें लिखते थे अपने नवजीवन में, और हरिजन वगैरह सब समाचार पत्रों में लिखते थे। तो ऐसी जो पर्सनैलिटीज है, अब उन पर्सनैलिटीज ने क्या क्या किया है, जैसे अभी मैंने बोल दिया कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने समाचार पत्र निकाले,
संपादन किया, हरिजन संघ की स्थापना की, हरिजन पत्र भी निकाला, हरिजन यात्रा पर भी गए, गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लिया। तो इस तरह के जो उनके कर्तव्य थे, उनके कार्य थे, उन कार्यों के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखिए, आप महात्मा गांधी के बारे में कई ऐसे अनछुए पहलू भी उठा लाते हैं, जैसे वो दक्षिण अफ्रीका में रहे, वहां पे उन्होंने जो फिनिक्स फार्म की स्थापना की, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। आप इंडिया के संदर्भ पढ़ेंगे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का रोल, उसको अब क्यों पूछेंगे उनके बारे में? तो क्या उनकी जन्मशती बनाई जा रही है? क्या सार्षति बनाई जा रही है? कौन सा इवेंट अभी किसी महापुरुष के से संबंधित होकर अभी चर्चा में है, तो वो महापुरुष से संबंधित कोई सा भी तथ्य फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको उस व्यक्तित्व के बारे में, उनके कार्यों के बारे में पढ़ना चाहिए, जब उनकी कोई रिलेवेंसी अभी करंट के सिनारियो पे। तो इस तरह से आप जो है स्वतंत्रता संघर्ष जो है उसमें जो महापुरुष हुए हैं उनके बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लीडर्स और उन्होंने क्या क्या किया है। कोई आंदोलन चलाया, दांडी मार्च चलाया है, ठीक है, जैसे मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से हम लीडर्स उन्होंने क्या किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी जिस तरह से हमारे यहाँ पे एक संविधान, एक देश एक संविधान के बाद हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामानाथ जी जो कोविंद साहब है, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है। अभी लॉ कमीशन के साथ उनकी बैठक हुई थी, 2 दिन पहले बैठक हुई है। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि इसके ऊपर हम प्रारंभिक विचार कर रहे हैं, कैसे चुनाव, उसके विकल्प बताया उन्होंने, 2 मॉडल बताया। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे यहाँ पे संविधान से संबंधित है। संविधान के शिल्पी कौन कहे जाते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर के इस संबंध में क्या विचार थे, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी ऐसे 2-3 क्वेश्चंस पिछली ही एग्जाम में जो जून में संपन्न हुई है उसमें कोटेशन वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा उनके बारे में क्वेश्चन है, महात्मा गांधी उन्होंने क्या कहा वो क्वेश्चन है। तो ऐसे इनके क्या विचार थे लीडर्स के, उसके बारे में। तो ये लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा यहाँ पे आप देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसने हमारे भारत को, विश्व को हिला कर रख दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था हमारे जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब में, अमृतसर के। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन है कि कौन सा इवेंट, तो वो इवेंट आपको जो है उस इवेंट्स की अभी कोई रिलेवेंसी आई है तो वो इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्या कोई सत्याग्रही अभी चर्चा में आया उस समय का? किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में आया है? दांडी मार्च क्या चर्चा में आया है? क्या हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री या महत्वपूर्ण जो हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने किसी ऐसी चीज का जिक्र किया स्वतंत्रता संघर्ष के समय की, उसका उल्लेख अपने भाषण में किया तो वो चर्चा में आ गया? तो ऐसा यू मस्ट बी वॉचफुल अबाउट दैट करंट सिनेरियो पे। और ये पेपर आप पढ़ते रहिए, पेपर जितना पढ़ेंगे, न्यूज पेपर्स, वहां से आपको ये सब इंफॉर्मेशन यू कैन एक्सट्रैक्ट एंड यू कैन गेट इट in touch of the other, the traditional GK, whatever traditional GK you are studying, it is must be correlate with the present scenario. So you will have very easy approach how to locate the questions that might be asked in the examinations. Okay, तो ये आपको यहाँ पे जो इवेंट्स है वो ऐसे इस तरह से देखना चाहिए, लीडर्स, इवेंट्स, और साथ में जो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के 3 फेसेस आर देयर, ठीक है, मॉडरेट है, एक्सट्रीमिस्ट है, फिर गांधीयन ईरा है। तो ये सब चीजें जो है कौन से नेता जो है किस ईरा से संबंधित थे, उस समय उसकी मांगे क्या थी, ठीक है, उस समय के कौन कौन से इवेंट्स हुए थे। फर्स्ट फेज में ही जो है, फर्स्ट फेज का जो लास्ट फेज है, जो ट्रांजिशन था, वो बंग भंग आया था, हमारे स्वदेशी आंदोलन आया उसके खिलाफ। तो उसी ने हमारे मॉडरेट को जो है एक्सट्रीमिस्ट फेज में जो है पहुंचा दिया था। तो उस समय लाल बाल पाल और ये सब चीजें जो है आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए कि
इसके स्वतंत्रता संघर्ष जो है, इसके फेसेस क्या थे, इसके चरण, ठीक है। और इन चरणों के साथ में आपको क्रांतिकारी चरण भी देखना चाहिए। अब क्रांतिकारी चरण, आप मध्य प्रदेश की एग्जाम देने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के कौन से क्रांतिकारी थे? अभी झाबुआ में अगर कोई इवेंट हो जाता है, अलीराजपुर, अब वहां पे चंद्रशेखर आजाद नगर, जो बट है उसका नाम हमने आजाद नगर, चंद्रशेखर आजाद नगर रखा है। तो ये इस तरह के जो हमारे क्रांतिकारी है, उनका मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी क्या थे। चरण में भी आपको देखना चाहिए कौन से चरण में मध्य प्रदेश की घटना घटी थी। जैसे हमारे यहाँ पे झंडा सत्याग्रह हुआ था जबलपुर में, तो वो जबलपुर झंडा सत्याग्रह बहुत महत्वपूर्ण है 1923 का। तो इस तरह से उन चरणों को मध्य प्रदेश के रेफरेंस से भी आप देखते जाइए। मध्य प्रदेश का इतिहास तो आपको पढ़ना ही है, जब ये पढ़े तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपके पास में यहाँ पढ़ने के लिए तो समय है, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे कि आप प्राचीन भारत को कैसे पढ़े, मध्य को कैसे पढ़े, बहुत वास्ट सिलेबस है। मध्यकाल में सल्तनत एज अलग है, मुगल एज अलग है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑल टुगेदर आधुनिक इतिहास को तो आप ऐसे पढ़ लीजिए, इस तरह से पढ़ लीजिए। 3-4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट्स वगैरह जो है वो भी है, लेकिन एक्ट्स में पढ़ने जाएंगे बहुत सारे एक्ट्स हैं आपके, चार्टर एक्ट्स, ठीक है। इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स भी है, ठीक है, फिर काउंसिल एक्ट्स भी है। तो ये सब तरह के एक्ट्स है, लेकिन इनके ऊपर जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं सब पूछे गए हैं। ऐसा यही कहानी जो है प्राचीन मध्य काल की है। इसलिए यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि आधुनिक इतिहास को इस तरह से पढ़ लेना है संक्षिप्त में। साथ में आपको क्या करना, ओवरऑल जो है, जो कंप्लीट हिस्ट्री है, हिस्ट्री पर जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं ये आप छोड़ा लीजिए। आधुनिक इतिहास को आप इस तरह से पढ़ लीजिए। ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है कि वो यूरोपियन उनका आगमन हुआ, सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने खोली, फ्रांस ने यहाँ खोली और डेनिस ने यहाँ खोली, ये सब पे जाना नहीं, क्योंकि ये सब जब आप एमसीक्यूज हिस्ट्री पे टॉपिक वाइज छुड़ाएंगे, आजकल अवेलेबल है हमारे, तो आप देखेंगे कि आपको जो भी ये क्वेश्चन है, मतलब ये थ्रू एमसीक्यू यू कैन रिवाइज इंटायर सिलेबस। एमसीक्यू से ही आप इस पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लेंगे। यही आपकी स्टडी होना चाहिए। कैसे आप इस सिलेबस को पढ़ने जाएंगे, इट इज 90%। सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री लगभग 20-25% पार्ट है टोटल सिलेबस का, अकेला हिस्ट्री। तो उस 20% को पढ़ने जाएंगे, आपके पास समय नहीं होता है इतना, और पढ़ने के लिए समय हो तब भी इतनी जरूरत नहीं होती। प्रारंभिक परीक्षा का जहां तक सवाल है, आपको क्या करना है कि ये एमसीक्यूज छुड़ाइए इसके। ये आधुनिक भारत आपने पढ़ लिया, और आधुनिक भारत में भी आपने ये पढ़ा, इस तरह से पढ़ा, बाकी सब एमसीक्यू से आप कंप्लीट कर लीजिए। कम समय में आप बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ पाएंगे, बल्कि आप समय बचा पाएंगे। और समय का उपयोग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मध्य प्रदेश जी के 30%, सूचना प्रौद्योगिकी 10%, संवैधानिक समितिक संस्थाएं 7 to 10%, ठीक है। विज्ञान पर्यावरण, ठीक है, विज्ञान पर्यावरण को चूंकि एक स्पेसिफिक यूनिट दे रखी है उन्होंने, तो यहाँ पर भी आपको, क्योंकि ये यूनिट शार्ट है, इतनी ज्यादा नहीं है जितना ये सब हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह है, ठीक है। तो इसलिए आपको विज्ञान एवं पर्यावरण को भी, जो कोई अच्छी किताब मार्केट में हो उसको लेकर उससे तैयारी कीजिए। पर आपको बता दूंगा, किताबें जो भी आप चुने, 1 लाइन फैक्ट्स वाली नहीं चुने, कंसेप्ट। जब आप एमपी पढ़ते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं, इनमें आपको क्वेश्चंस फिर आपके अटेम्प्ट नहीं होंगे। आप जितने भी क्वेश्चंस छुड़ा लेंगे, 1 लाइन फैक्ट्स पढ़ लेंगे, फिर भी आपके 10 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे। तो मतलब क्या है, ये जब छोटा सा सिलेबस है, सिलेबस इनका 2% है, और 10% इसमें से यानी 5 गुना जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उस 2% सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए, डिटेल में पढ़ लीजिए, वो तो आपको मेंस में भी काम आएगा। तो आपको इस तरह से स्ट्रेटजी बनाना चाहिए पढ़ने की। खैर, तो ये तो भारत का इतिहास हुआ, ठीक है। जब आप भारत का इतिहास पढ़ लेंगे, तो भारत के इतिहास को पढ़ने के बाद और इसी स्ट्रेटजी से अन्य चीजों को पढ़ने के बाद, जब आप सॉल्व पेपर्स एमपी के छुड़ाएंगे,
यहाँ आपने एमसीक्यू जितने भी हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, चाहे यूपीएससी में पूछे गए हों, एमपीपीएससी में, आरएएस में, यूपी पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, तो आपने छुड़ा लिए, वो मार्केट में अवेलेबल है, वो आपने एमसीक्यू छुड़ा है। या एमसीक्यू में अलग बात कर रहा हूं, एमसीक्यू यानी हिस्ट्री के ऊपर एमसीक्यू आपने छुड़ा है हिस्ट्री की बुक। कितने एमसीक्यू? टॉपिक वाइज, कि एंशिएंट के ऊपर इतना है, मिडवाइल के ऊपर एंशिएंट में भी टॉपिक वाइज है उसमें, कि प्री हिस्ट्री पे इतना है, वैदिक हिस्ट्री पे इतना क्वेश्चंस बना हुआ है, महाजनपद एज पे इतना, मौर्यन पे इतना, गुप्ता पे इतना, ठीक है, लेटर गुप्ता या राजपूत एज में इतना क्वेश्चंस बना हुआ है। तो आपने उसमें हर टॉपिक को कवर करते हुए सब जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है वो उन्होंने दिए हुए होते हैं, बनाए हुए होते हैं। तो एक तरह से वो पूरा सिलेबस कवर किए हुए होते हैं, वो एक अलग बात है। अब जब आप सॉल्व पेपर्स यानी जो पिछली एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से आंसर से जब आप उनको अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन पता चलेगी कि यस आपने सही तरीके से ध्यान रख के ये सब क्वेश्चन आंसर छुड़ाए हैं अटेंटिवली, और आप कंफर्टेबल है और आपको मेरी बात समझ में आएगी। जब आपको लगेगा कि हाँ हमने ये सब छुड़ा लिया, अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो पिछली एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है उनको जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यस हमको सब बन रहे हैं। कहीं कहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि ये पढ़ा हुआ नहीं है। कंफ्यूजन हो सकता है कि इसका आंसर्स तो हमने पढ़ा है लेकिन अभी इस समय ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप उसको देख लीजिए। पर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमारा पूरा इस अप्रोच से पूरा हमारा सिलेबस कवर हो गया। यही स्थिति आपको ज्योग्राफी में, यही अप्रोच ज्योग्राफी में अप्लाई करना है आपको, जो मैंने आपको हिस्ट्री में बताई। ज्योग्राफी में आपको कहां से कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आप देखिए, आपका सिलेबस आपके सामने है, साथ में आपके पास में जो इंडिया की ज्योग्राफी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी है वो है, और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके डायरेक्शन क्या है, वो कहां से क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को ज्यादा पकड़ते हैं, तो उनको आप ज्योग्राफी में उठाइए। तो हम देखते हैं ज्योग्राफी को। जब ज्योग्राफी को आप देखेंगे तो ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी जो है, विश्व की, भारत की, अब चूंकि मध्य प्रदेश की तो अलग से दे ही रखी है इन्होंने यहाँ पे, तो उसकी बात नहीं करूंगा, वो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो सिलेबस है आपका ये 80-90%, इसको हम कैसे करें। तो ये एक बहुत बड़ा सिलेबस, बृहद सिलेबस का पार्ट जियोग्राफी भी है, और इस जियोग्राफी में आपको विश्व की भी है और भारत की भी है। अब यहाँ पे देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमपी का ज्योग्राफी है, दूसरा भारत का, तीसरा विश्व का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, जो भारत की ज्योग्राफी है उसमें आपको जो मेन जो है फिजिकल डिविजन्स जो आपके होते हैं, इसके जो इसका भौतिक विभाजन है भारत का, उसको आपको पढ़ना है। इसका रिवर सिस्टम जो है उसको आपको पढ़ना है। जब आप फिजिकल डिविजन्स पढ़े तो इसके साथ ही आप माउंटेन्स वगैरह जो है ना, पर्वत, चोटियां, ये सब यहीं पर आप पढ़ लीजिए। रिवर सिस्टम पढ़ लीजिए, और एक आप पढ़ लीजिए इसका रिसोर्सेस जो मिनरल्स वगैरह हैं इनको आप देख लीजिए, और इनको मैप के ऊपर आप अलोकेट कर लीजिए। ये पूरा मैप बेस्ड स्टडी कर लीजिए आप इंडिया का, और ये मेन जो मेजर पार्ट है इंडिया का ज्योग्राफी में, आप उसको पढ़िए। फिजिकल रीजन में पर्वत, चोटियां, स्वाइल्स, ये सब आपको यहाँ पे एक ही जगह पे आपको कर लेना है। और बहुत जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें यहाँ पे आपको कवर करने की कोशिश करना चाहिए। विश्व में आपको जो महाद्वीप है और महासागर, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, तो वो दोनों चीजों को आप पढ़ लीजिए। इसमें
आपको बता दूं, मेरी भारत एवं विश्व एक किताब आती है, भारत एवं विश्व। आजकल आप देख रहे हैं मार्केट में क्या चल रहा है, अच्छी किताबें मार्केट से गायब होती जा रही है, पर आप हमारे मुकेश माहेश्वरी ऐप से इस भारत एवं विश्व की किताब को बुला सकते हैं। तो भारत एवं विश्व की किताब में मैंने विश्व के महासागर जो है वहां पे जितने क्वेश्चंस पॉसिबल है उन सबको बहुत संक्षिप्त, कोई 10-12 पेजेस में मैंने विश्व के ज्योग्राफी को बाय कॉन्टिनेंट्स एंड बाय ओशियंस उसके थ्रू समझाने का प्रयास किया है। और अब तक जो है जितने क्वेश्चंस विश्व और उनके संदर्भ में आते रहे वो उन्हीं में से आपको मिलेंगे, ठीक है। कॉफी पोर्ट हो, ठीक है, ये इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखेगा वहां पे। ये क्वेश्चंस आया है, सबसे बड़ी जो विश्व की चोटी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए। ओशियंस में भी मैंने आपको बताया है, उसमें उस किताब में आपको ओशियंस के बारे में भी सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी। और इन्हीं दोनों चीज़ों से विश्व का भूगोल जो है बहुत ज़्यादा हद तक कवर हो जाता है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए। अभी थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे अभी मध्य पूर्व की समस्या आपके सामने है मिडिल ईस्ट की, ठीक है, फिलिस्तीन, गाजा पट्टी, जॉर्डन। तो ये पूछा जा सकता है कि गोलन हाइट्स कहाँ है, ठीक है। गोलन हाइट्स जो इजराइल के कब्जे में रही थी, सीरिया और उसके बीच में जो है गोलन हाइट्स को लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति रही है। तो ये ज्योग्राफिकल जो ऐसी लोकेशंस है जो अभी किसी वर्तमान में कोई भी कारण से, घटना से, इवेंट से चर्चा में आ गई है, तो वो आप ज़्यादा ध्यान रखिए। वो सब चीज़ें उस भारत एवं विश्व की किताब में मैंने, वो इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है, तो आप देख सकते हैं। तो ये विश्व को आप ऐसे सिर्फ इतना पढ़िए, आप महासागर प्लस महाद्वीप, बाकी आप यहाँ की कहाँ पे क्या मिट्टी है, कहाँ पे क्या, ये सब नहीं पढ़ना। महासागर, जब महाद्वीप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी, कौन सी नदियाँ ऐसे मिलती है, कौन से देशों से निकलती है, कितने देश इसमें आते हैं, ठीक है, उनकी क्या ज्योग्राफिकल लोकेशंस है, वो सब आपको महाद्वीप के अंतर्गत मिल जाएगी। मेजर सब तरह के फैक्ट्स इसमें अवेलेबल होते हैं, तो आप ऐसा पढ़ लीजिए, है ना। कोई एटलस लेके भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपको विश्व से ये पढ़ना है। भारत से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और साथ में आपको जो हमारा सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम को आप देख लीजिए। सौर मंडल जो है हमारा, तो सौर मंडल की जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कौन सी मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है। गैलेक्सी का एक जो उसमें एक जो पार्ट है वो हमारा सोलर सिस्टम है, तो उससे आपको पता चल जाए प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, ये है ना। तो वो सोलर सिस्टम की स्टडी उस रेफरेंस में आप कर लीजिए। तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो जाते हैं, किसकी गति ज़्यादा है, कौन सा प्लैनेट जो है ज़्यादा अर्थ के करीब है, सन के करीब है, कौन सा ज़्यादा हॉट है, कौन सा ज़्यादा कोल्ड है, कौन सबसे ज़्यादा समय लेता है परिक्रमा करने में, ठीक है। तो ये इस तरह से कौन सा लेटा हुआ है, ठीक है। तो ये सोलर सिस्टम की आप यहाँ पे स्टडी, तो ये आपका जियो। यहाँ से आपको पढ़ना क्या है, जैसे यहाँ पे जो पढ़ना है आपको मॉडर्न में ये पढ़ना है, ऐसे ही यहाँ पे जियो में आपको क्या पढ़ना है, विश्व से आपको ये पढ़ना है, बाहर से ये पढ़ना है, इन एडिशन सोलर सिस्टम पढ़ना है। बाकी हम एमपी की ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन भी डेप्थ वाले आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एक ये कंप्लीट हुआ अपना। अब भारत और विश्व का भूगोल। अब भारत का संविधान, शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था। अब देखिए अर्थव्यवस्था, आप देखेंगे यहाँ पे एक राज्य की अर्थव्यवस्था है और एक यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। राज्य की अर्थव्यवस्था हम देखेंगे, इसमें जब एमपी का देखेंगे, जब देखेंगे वहाँ पे वो स्कीम्स वगैरह जो है, राज्य का नीति आयोग, वो उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है, यह अर्थव्यवस्था संबंधित इसकी ग्रोथ रेट क्या है, कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहाँ पर्यटक ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से। अभी आप आज पेपर में देखें, कल के पेपर में है कि महाकाल मंदिर आज के पेपर में, कल की न्यूज़ है, आज के पेपर में है कि आज हमारे उज्जैन में जो है 4 करोड़ धार्मिक पर्यटक लोग आ चुके हैं महाकाल के दर्शन करने। तो इस तरह के जो करेंट्स की चीज़ें हैं वो हमारी इकानमी से कैसे इकानमी को बूस्ट कर रही है। जितना भी पर्यटन है वो इकानमी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है मध्य प्रदेश के लिए, खजुराहो, उज्जैन वगैरह के लिए। तो ये हम
राज्य की अर्थव्यवस्था, जिसमें स्कीम्स वगैरह, योजनाएं वगैरह ये सब आती है। अब भारत का संविधान देखें, अर्थव्यवस्था यहाँ पे उसको भी देखेंगे। चलिए, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, पॉलिटी को हम देखें, यह तीसरा एक पार्ट है। इसको भी बहुत ज्यादा आप पढ़ेंगे, पूरा संविधान पढ़ेंगे, पूरी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, ये सब तीनों पार्ट पढ़ना है। जुडिशियल सिस्टम पढ़ना है, लेजिस्लेटिव जो सिस्टम है, केंद्र में पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, इनको पढ़ना है। ये सब चीजें हैं। और साथ में आपको एक अलग से यहाँ पे दे ही रखा है इन्होंने, राज्य की ये सॉरी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संविधिक संस्थाएं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके साथ में इसको क्लब कर लीजिए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे राज्य व्यवस्था में जो आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स वहां पर भी आपको बता दें, जो मैंने ये जो है आप इसमें भी आपको एमसीक्यू छोड़ा लेना है टॉपिक वाइज, ठीक है। एमसीक्यू इसमें भी अब आपको टॉपिक वाइज छोड़ा लेना है, तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ से वैसे ही कवर हो जाएगा जैसे एमसीक्यू के थ्रू आपने इसको कर लिया। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा था, जैसे जियो में हमने ये पढ़ा, तो इसके बाद एमसीक्यू छुड़ा लिया टॉपिक वाइज, हमारा ये पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब राज्य व्यवस्था में हम देखें तो राज्य व्यवस्था में हमको जो पढ़ना है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको बता दें कि जो फंडामेंटल राइट्स में जो हमारी रिट्स, याचिकाएं, जो आर्टिकल 32 में 5 याचिकाएं, तो ये फंडामेंटल राइट्स, इसको अच्छे से पढ़िए, कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा, 1 लाइन। तो एफ ये पढ़ लीजिए, डीपीएस ये पढ़ लीजिए। और इनको पढ़ने के बाद में आप राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति को क्यों पढ़ लीजिए? राष्ट्रपति इतने सारे काम करता है कि उससे सब कुछ, मतलब इतने सारे काम इनके नाम पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो डिसाइड करती है। ये मेन बॉडी है हमारे यहाँ पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद और केंद्र। तो इनके सलाह से ही ये काम करते हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स करते हैं, एग्जीक्यूटिव काम है इनका। ये अपने जो लेजिस्लेचर है उनके पार्ट होते हैं, पार्लियामेंट का पार्ट राष्ट्रपति है, विधानमंडल का पार्ट राज्यपाल है। और राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों ही सदन का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, बिल के ऊपर उनके क्या होते हैं, बिल पास होकर आता है तो केसेस पर, ये बिल क्या है, लेजिस्लेटरी काम है। तो लेजिस्लेटरी जो भी काम है वो लेजिस्लेशन से संबंधित है। तो लेजिस्लेशन जो हमारी पार्लियामेंट है वो करती क्या, यही काम करती है, कानून बनाना। तो जब राष्ट्रपति के दस्तखत से कानून बनता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो भी वो कानून। तो ये सब चीजें जो है उससे संबंधित हो गई, जुडिशरी से संबंधित हो गई। कौन कौन से ये अपॉइंटमेंट होते हैं, जजों के अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनका रिमूवल कैसे होता है, ठीक है, और उनके सजा जो दी जाती है कोर्ट के द्वारा, उनको माफ करने का अधिकार, इनको क्या क्या अधिकार है, इनको क्या क्या अधिकार है। थोड़ा सा मामूली डिफरेंस है डेथ सेंटेंस को लेके, ठीक है। तो वो उस तरह से तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए तो लगभग आप कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सबको भी मोटे तौर पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक अप्रोच में यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूं, ये पढ़ लीजिए। इसके बाद में आप पढ़िए ये वाला पार्ट, जो संवैधानिक निकाय है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है आपकी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है
हाँ, मैंने एक वीडियो बनाकर डाला है बिहार कितनी कंस्टिट्यूशनल बॉडीज है जो आपको सिलेबस में दी हुई है। मैंने बताया है कौन कौन सी बॉडीज है और उनको कैसे। दूसरी जो है स्टेरी जो बॉडी है आपकी, स्टेरी बॉडीज जो है आपकी, ये मतलब जो सांविधिक निकाय है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो संविधान में जिनका उल्लेख है, स्टेरी बॉडीज जो पार्लियामेंट्री लॉज से जो है क्रिएट हुई है, ठीक है। और इसके ये राज्य व्यवस्था में ये संवैधानिक और स्टेरी ये दोनों साथ में क्या है, संविधानेतर बॉडी है। जैसे नीति आयोग वगैरह, इनको पढ़ लीजिए। तो ये सब पढ़ लीजिए। अब आपको जो सिलेबस में दिया हुआ है वो बॉडीज तो पढ़ लीजिए आप पहले। केक दिया हुआ उसको पढ़ लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, एमपीपीएससी, ये सब पढ़ लीजिए संवैधानिक बॉडीज में। स्टेरी बॉडीज में पढ़ लीजिए आप जो हमारा दूसरे आयोग क्रिएट किए गए, बहुत सारे ऐसे आयोग हैं जो इससे क्रिएट किए गए हैं, है ना, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। तो इस तरह के जो है यूजीसी वगैरह, तो ये स्टेरी बॉडीज है, इनको पढ़ लीजिए। साथ में संविधानेतर में जैसे नीति आयोग वगैरह है, इनको भी आप यहीं पर पढ़ लीजिए राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। क्योंकि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सिर्फ यहां से ही क्वेश्चंस ना आएंगे ये जरूरी नहीं है। जो इस सिलेबस में आपके दिए हुए आयोग, दी हुई संस्थाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेरी, इसके अलावा भी पूछी जा सकती है जो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, जिनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया लेकिन जिसका उल्लेख यहाँ पे होता है। ये आप जब पढ़ लेंगे, इसके अलावा आपको कुछ यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप आ जाइए एमसीक्यूज पर। अब आपको क्या करना है, एमसीक्यूज। जब आपने पूरा पढ़ लिया इस तरह से पूरा पढ़ लिया, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये आपने यहां से पढ़ लिए, तो आपको फिर एमसीक्यूज पे आ जाना है। और एमसीक्यूज जब आप छुड़ा लेंगे तो ये राज्य व्यवस्था वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक आपने जो मैंने तीसरा सर्कल लगाया ये भी आपने कंप्लीट कर लिया। विज्ञान एवं पर्यावरण, विज्ञान एवं पर्यावरण को आपको यूनिट वाइज चलना है, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें मौलिक सिद्धांत दिए हुए हैं। हालांकि उस टॉपिक में मौलिक सिद्धांत, अब आप जीव विज्ञान पढ़ेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आप ये पढ़ेंगे, वो बहुत बृहद होती है। इसके लिए आप क्या कीजिए, एक नोट्स बुलवा लीजिए, मेरे ऐप से आप बुलवा सकते हैं, या आप ऐसे भी एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो मैंने बहुत संक्षिप्त सारगर्भित तरीके से बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को डिस्क्राइब किया है जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ऐसे कोई नोट्स हो तो आप उनसे तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो विज्ञान में आपको मोटे तौर पर वही सब चीजें पढ़ना है। कुछ कौन सा किस तापमान के ऊपर जो है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस बराबर होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिक्स वगैरह से। केमिस्ट्री से क्या ये मिश्रण का उदाहरण, यौगिक का उदाहरण ये क्या है, ठीक है। जंग लगने से क्या होगा, उसका वेट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, ठीक है ना। तो वो कौन से जो आपकी मेटल है वो ज़्यादा हार्ड है किसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो ये केमिस्ट्री के पार्ट्स वगैरह कौन सा है ना, नाभिक की खोज किसने की, न्यूक्लियस में कौन कौन से जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या चक्कर लगाते हैं, ये वो किस फार्मूले के आधार पर लगाते हैं, मेंडलिव्स वगैरह पूछ लेंगे, है ना, मोर्स पूछ लेंगे। तो इस तरह के केमिस्ट्री के और आपके बायोलॉजी वगैरह में जो सेल्स है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इस तरह की कुछ चीज़ें पूछी जाती रही है। तो ये सब के लिए आपको विज्ञान उसी एंगल से पढ़ना चाहिए, उस एंगल से मैंने अपनी किताबों में समझाया है, और भी कोई किताब में ऐसा समझाया गया और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आप उसको पढ़िए। उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। और चूंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस 8-10 क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पर्यावरण वाला, जो पर्यावरण है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ से ज्यादा। क्यों, वहां पे आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा विज्ञान, यहाँ पर्यावरण में आपको कम पढ़ना पड़ेगा, और पर्यावरण में आपको करेंट्स ज्यादा पढ़ना चाहिए। COP26 कहाँ हुआ, किस थीम पे हुआ, क्या उसका निष्कर्ष था,
ठीक है। ये करेंट्स पर्यावरण से ऐसे रामसर साइट्स मध्य प्रदेश में और कौन सी अभी घोषित की गई है, ये पर्यावरण है ना। एयर क्वालिटी को लेकर जो है उसमें एमपी में मतलब पूरे भारत में कौन सी सिटी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली कौन सी सिटी टॉप पे रही है अभी, ठीक है, इंदौर का भी नाम आया। तो इस तरह से जो है पर्यावरण को लेकर आप करंट से जोड़कर पर्यावरण को पढ़ लीजिए। बाकी तो आप कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है ना, कितने वर्ल्ड में है, कितने भारत में है, कौन सा अभी नया घोषित किया गया है, ठीक है, ये सब पर्यावरण के मुद्दे हैं, उससे संबंधित आप ये जानकारी। अब यहाँ पर ये है कि कुछ चीज़ें जैसे किससे ज़्यादा कौन से कैडमियम से ज़्यादा होगा या आपके लीड से ज़्यादा होगा, किससे हमारा पर्यावरण ज़्यादा दूषित होता है, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो आपको बता दें इसके ऊपर मेरी बहुत अच्छी किताब अभी लॉन्च होने वाली है 5-7 दिन में, जिसमें मैंने थ्योरी और उस थ्योरी के साथ में उसके ठीक बाद में उस टॉपिक के ठीक बाद में उसके आधार पर संभावित प्रश्न वो भी दिए हैं। वो प्रश्नोत्तर जो है टॉपिक वाइज मैंने चलाया है, आप उसको पढ़िए, तो उससे वो आपका ये जो विज्ञान एवं पर्यावरण वाला टॉपिक ये कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको बता दें कि ज्यादातर आपको डिपेंड होना है एमसीक्यूज में। यहाँ पे आपको पढ़ना भी है लेकिन उतना ही पढ़ना है, हर टॉपिक को पढ़ना है, यहाँ पे किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, लेकिन टॉपिक को संक्षिप्त तरीके से पढ़ना। बहुत ज्यादा डेप्थ आप मैंने देखा लोग मोटी मोटी किताब लेके जो है बैठ जाते हैं इसके। अरे जहां से जिसका सिलेबस में जितना योगदान है एमपी पढ़िए आप। एमपी ऐसा नहीं कि आपने 100 पेज 150 पेज की 1 लाइन फैक्ट्स की किताब पढ़ ली फिर आप अटकेंगे कि वहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कंसेप्चुअल्स भी आ रहे हैं, डेप्थ वाले भी आ रहे हैं, तो आपको उस तरह से किताबों को पढ़ना पड़ेगा। खैर यहाँ पर आप एमसीक्यूज जो है उसको फोकस कीजिए पर्यावरण के टॉपिक के ऊपर। विज्ञान एवं पर्यावरण दोनों का टॉपिक है ये, और इन दोनों के टॉपिक को जो है आपको एमसीक्यूज और थ्योरी दोनों से, लेकिन एमसीक्यूज पे आपको ज्यादा फोकस करना है इसमें। अब एक टॉपिक आपका अर्थव्यवस्था। अब आप अर्थशास्त्र लेके अभी बढ़िया माइक्रो पढ़ेंगे, में कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पे अर्थव्यवस्था को करेंट्स के हिसाब से पढ़ना है। आप जीडीपी है ना, जीडीएसपी, जीडीपी देख लीजिए, एसवीए देख लीजिए, इनका क्या नया कंसेप्ट आया एसवीए है ना, वैल्यू एडिशन, इसको देख लीजिए, ग्रोथ रेट देख लीजिए हमारी, ठीक है, ये देख लीजिए। ये आपके इकोनॉमी के जो लेटेस्ट डाटा है उसके अंदर आरबीआई ने क्या अनुमान लगाया, फोरकास्टिंग की है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये क्रिसिल क्या रेटिंग देता है हमको, घटाता है कि बढ़ाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिसिल क्या है ये पूछ लिया जाता है, क्रिसिल क्या है ना, मूवी क्या है, ये जो हमारी रेटिंग्स देती है इकोनॉमी को, तो वो संस्थाएं क्या है वो पूछ लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, तो ये आपका है। एक बैंकिंग सिस्टम को समझ लीजिए, हमारे आरबीआई और आरबीआई के नीचे कितने शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, वो कौन से होते हैं, उनकी रेट्स क्या होती है, डिफरेंट रेट्स आर देयर है ना, सीआरआई क्या है और अपना बैंक रेट्स क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो ये रेट्स के संदर्भ में है ना इन बैंकिंग सिस्टम को समझिए। और साथ में एक टैक्स सिस्टम, हमारी कर व्यवस्था जो है जिसमें जीएसटी है, वेट है, ठीक है, इनको समझने का प्रयास कि डायरेक्ट क्या टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, तो टैक्स सिस्टम को समझिए। साथ में आप लेटेस्ट जो स्कीम्स हैं भारत सरकार की, लेटेस्ट स्कीम्स उनको पढ़िए। भारत सरकार के साथ में कभी कभी क्या होता है, कोई स्टेट कोई बहुत यूनिक स्कीम लेके आता है जिसको फिर केंद्र सरकार भी अपना लेती है। जैसे हमारे यहाँ शिक्षा गारंटी कार्यक्रम आया था, सर्व शिक्षा अभियान का भाग मध्य प्रदेश का शिक्षा गारंटी कार्यक्रम बना है, ये मैंने अपने एमपीजीके में लिखा भी है। शिक्षा गारंटी कॉमनवेल्थ पुरस्कार मिला था 1997 में, ठीक है। तो वो इस तरह से कोई स्कीम इतनी महत्वपूर्ण होती है कि केंद्र सरकार उसको राष्ट्रीय स्कीम के रूप में अपना लेती है, ठीक है, एलिवेट कर लेती है। तो ये इस तरह से आप देखिए अर्थव्यवस्था को, ये सब करेंट से ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। ट्रेडिशनली आपको ये देखना है कि भाई रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो,
ये रेट के सिस्टम्स जो होते हैं वो आपको दें। टैक्स सिस्टम में ये जीएसटी क्या होता है, वेट क्या होता है, कब लाया गया था, जीएसटी कब आया था हमारे यहाँ पे, इसके आने के बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन में इसके आने के बाद में रेवेन्यू बढ़ा स्टेट्स का कि घटा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस अर्थव्यवस्था से संभावित होते हैं। तो आपको करेंट्स को ध्यान में रखकर पढ़ना है। तो ये भी आपको इसका ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। करेंट्स ये मुश्किल से आप इसको 5-7 दिन में कोई एक मैगजीन लेंगे करेंट्स की, उस है ना इकोनॉमी की, उससे आपको 5-6 दिन में आपको यू विल बी एबल टू गेट कमांड ओवर ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए अब हम आते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति। अब देखिए आप, अब मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति, मध्य प्रदेश का भूगोल, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इनके ऊपर बात करूंगा और सूचना संचार प्रौद्योगिकी। अब इसके लिए मैं पहले भी आपको बताया था जब 1 महीना था, लेकिन अभी आपके पास में 2 माह है, 2 माह से अधिक समय है। अब इसको देखिए आप, ये यहाँ पर सिलेबस को ध्यान में रखकर अब हमको कोई भी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि सिलेबस को ध्यान में रखा जाए तो किसको सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, तो हर व्यक्ति कहेगा एमपीजी। वाई? 30%, ये मिनिमम है, ये 30 to 40%, 30 to 40% पार्ट ऑफ द एग्जाम पेपर में आपको यू विल फाइंड क्वेश्चंस अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस, दे आर मोर रिलेटेड टू द मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज इंस्टेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द सिलेबस। मध्य प्रदेश हर जगह आपको 10-12 क्वेश्चन चलेंगे मध्य प्रदेश के, फिर 4-5 क्वेश्चन दूसरे आएंगे, फिर 5-7 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के चले, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के, फिर कोई दूसरा। इस तरह से मध्य प्रदेश आपको हर जगह एवरीवेयर यू फाइंड यस क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज डोमिनेटिंग द एंटायर क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनेशंस, ठीक है। अभी आप देखिए, ये देखिए आप संचार कंप्यूटर, ये दूसरा एक पोर्शन है जहाँ से 8 से 10% क्वेश्चंस, और ये बहुत यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस तो बहुत डेप्थ वाले आते हैं, ठीक है। मैं जब इसके सॉल्यूशंस की बात करता हूँ तो मुझे पूछना पड़ता है किसी से, तो मैं जब आईटी एक्सपर्ट्स से भी बात करता हूँ कुछ क्वेश्चंस को लेकर, तो वो भी ये जवाब देते हैं कि हम ढूंढ के बताते हैं, सोच के बताते हैं, देख के बताते हैं। मतलब 1-2 क्वेश्चंस तो उनको भी इंटेंगल्ड कर देते हैं। तो इतने डेप्थ वाले क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ये देखिए, ये सब मिनिमम मैंने बताया, ये 7 से 10% संवैधानिक और संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो अब हम ओवरऑल जो बात करें तो इसकी बात कर लें। मिनिमम यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 45%, और मैक्सिमम की आपको बात बताऊं तो लगभग 60%, 45 to 60% ये है। जबकि ये सिलेबस का आप देखेंगे तो सिलेबस का पार्ट कितना हुआ, ये पार्ट हुआ सिलेबस का 6 to 8%, 6 to 8% of the syllabus. You have to study only 6 to 8% of the total syllabus given for the first paper MPPSC. Okay, but it contributes on an average 50%, 50% plus it contributes in the examinations. ठीक है। तो आपकी मास्टर स्ट्रेटजी यहाँ पर यही मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपको ये स्ट्रेटजी लेके चलना है। इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, यहाँ पे डेप्थ में जाके पढ़िए, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस है उसको आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी बुक से तैयारी करना है, और यहाँ पर आपको एमसीक्यूज पे ज्यादा डिपेंड होना है। अब बुक्स में भी आपको बता दें, कुछ मैंने देखा
कुछ लोग रिव्यू करते हैं किताबों का, कुछ लोग स्ट्रेटजी बताते हैं, कम से कम 2 किताब रखिए, 4 किताब रखिए, 1 किताब सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। उनको ये स्ट्रेटजी नहीं पता है कि आप एक किताब से आप अपने पास में जो समय है उसका सही उपयोग तभी कर पाएंगे आप जब एक बहुत अच्छी किताब आपके पास हो, उसको बहुत अच्छी तरह से फुल्ली यू शुड रिलाई ओवर दैट, और आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। 2 बार पढ़ लो। आप एक किताब पढ़ेंगे, दूसरी किताब में पढ़ने जाएंगे, कंफ्यूज भी होंगे। सब किताब अपने अप्रोच से लिखी हुई होती है, और किताब लिखने का एक अप्रोच होता है, उसको एक सिलसिलेवार ढंग से चलाना पड़ता है। हर टॉपिक को यहाँ से उठाए, यहाँ से उठाए, आपको लगा ये ऊपर का फैक्ट्स है, फिर ये नीचे से कोई इररिलेवेंट फैक्ट्स आ गया, ऐसे नहीं। एक सिक्वेंशियल ऑर्डर पे किताब आगे बढ़ती है, सिलेबस के आधार पे किताब आगे बढ़ती है। तो आप एक किताब को पढ़िए, उसको भले ही आपको रिवाइज करना पड़े, रिवाइज करने में आपको ये चूंकि पढ़ा हुआ है तो आपको शुरू में एक टॉपिक पढ़ने में अगर 2 दिन लगते हैं तो बाद में आपको आधे दिन में काम हो जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ वही उस लैंग्वेज के आधार पे, उसकी कंटेंट्स के आधार पे, तो वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, वहाँ जो समय बचेगा, आप दूसरी बुक में जाएंगे तो आपको बार बार वो किताब, फिर ये टॉपिक पे, फिर वो टॉपिक जो है आपको लगेगा नहीं इसमें नहीं, उस किताब से पढ़ ले, आप इसी में फिर कोई तीसरा फोन करके बोलेगा एक वो किताब ले आ मार्केट से, ऐसे मत। तो जो भी किताब है, एक किताब आप अच्छी लीजिए, उस किताब को बहुत अच्छे से पढ़िए, और फिर उसके आधार पर आप उसके एमसीक्यूज छुड़ाइए। तो ये आपको करना है। बुक्स बहुत अच्छी बुक्स आप लीजिए, उनसे स्टडी कीजिए, डेप्थ में स्टडी कीजिए। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, चूंकि ये जैसे एमपी है तो आपको बुक, थ्योरी की बुक पढ़ना है, एक ही थ्योरी की बुक लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। थ्योरी बुक पढ़िए, प्लस इसके ऊपर एमसीक्यूज पढ़िए, एमसीक्यू जो टॉपिक वाइज, ठीक है। और इसके आधार पे आपको क्या करना है, इसके आधार पे भी आपको इसको भी ऐसे ही कवर करना है। बुक लीजिए, इस बुक में आपको ये मिल जाएगा कि थ्योरी, थ्योरी और एमसीक्यू जो दोनों दिए हुए हों ऐसी किताब में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं होता है, तो आपको आपको ऐसी किताबों में क्या करना चाहिए, जो संचार है ना, कंप्यूटर वाला, संवैधानिक, इन सब में आपको ऐसी बुक्स लेना चाहिए जिसमें आपको थ्योरी भी मिल जाए प्लस एमसीक्यू भी मिल जाए, थ्योरी भी अच्छे से दी हुई हो और उसके ऊपर अच्छे से क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हो। ठीक है, पर यहां पर आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब मैं ये बोलता हूं कि जिसमें थ्योरी एमसीक्यू दिए हुए हैं, ऐसा हो सकता है कि किसी किताब में थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई हो और एमसीक्यू हो ही नहीं उसमें, तो आप एमसीक्यू की एक किताब ले लीजिए जिसमें एमसीक्यू बहुत अच्छे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप वहां पे थ्योरी पढ़ लीजिए और एमसीक्यू किसी और किताब से पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे एमपीजीके में जो मेरी किताब आती है उसके साथ में मैंने एक एमसीक्यू की किताब भी इसीलिए निकाली है, क्योंकि एमसीक्यू की कोई इस तरह से पूरा टॉपिक वाइज हर क्वेश्चंस को कवर करती हुई किताब नहीं थी, अपडेटेड किताब मार्केट में नहीं थी जिसमें अपडेटेड फैक्ट्स भी हो। लोग किताब थ्योरी की मेरी पढ़ते थे, साथ में मैंने हर टॉपिक के बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए थे, उतना कर लेते थे, बाकी वो किसी और किताब से पढ़ते थे, और वहाँ पे वो फिर वो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था कि इसमें थ्योरी में ये लिखा है, यहाँ के ऑब्जेक्टिव में